बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस खान, आपका फिजिक्स टीचर। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसके हमने पार्ट 1 में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें हमने मैथ कैलकुलेट किया था एट द लोअर एंड एंड एट द मैथ एट द अपर एंड। उसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ को एक्सप्लेन किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ क्या है। उसमें हमने ये कहा था कि मैथ जो है ना तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना ही इसे पैदा किया जा सकता है, बल्कि ये सिर्फ अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। टोटल मैथ जो है वो कंजर्व रहता है। दूसरा हमने कहा था कि जो बुक की हमारी लाइन है उसके मुताबिक कि अगर किसी एक सिस्टम में कोई सिंक ना हो या कोई सोर्स ना हो, सिंक यानी जहाँ पे मैथ ज़ाया ना हो सकता हो, और सोर्स जहाँ पे मैथ उसमें ऐड ना किया जा सकता हो, तो टोटल मैथ जो है वो कंजर्व रहता है। इसका मतलब है कि जो मैथ है वो पाइप के लोअर एंड पे जितना है उतना ही वो अपर एंड पर भी रहेगा। तो आइए देखते हैं, इसमें हमने ये एक बात की थी कि जो मैथ है एट द लोअर एंड इज इक्वल टू मैथ एट द अपर एंड। डेल्टा m1 को हमने डेल्टा m2 के इक्वल लिया था। अब यहाँ पे डेल्टा m1 और डेल्टा m2 की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से मिल जाएगी। इक्वेशन 4 से, जहाँ से हम डेल्टा m1 और डेल्टा m2 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। डेल्टा m1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है ρ1 a1 v1 इंटू टी, और डेल्टा m2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है ρ2 a2 v2 एंड t, जिसमें हम ये कर सकते हैं कि t को t के साथ कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि टाइम हमने दोनों एंड्स के लिए फ्लूइड को फ्लो करने के लिए एक जितना दिया था, सो टाइम दोनों सेम है, सो टाइम के साथ कैंसिल। हमारे पास बाकी जो फॉर्म बचेगी वो होगी ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसकी फॉर्म हमने लिखी है ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं रो ए वी, क्योंकि इंडिसेस इनके सेम हैं, इंडेक्स सेम है, सो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते थे रो ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये जो रो ए वी हमने जो टर्म लिखी है, जिसे हम कॉन्स्टेंट कह रहे हैं, इसे हम एक नाम देते हैं, वो है मैथ फ्लो रेट। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें ये बताती है कि जो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ को हम कंजर्व रखते हैं, उसे वैलिड रखते हैं, तो इसका मतलब है कि जो मैथ फ्लो रेट है वो सेम रहेगा। यानी कि जो मैथ फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है, या पर यूनिट टाइम जिसे हम पर सेकंड कह लें, यानी जितना मैथ फ्लो कर रहा है एक सेकंड में, वो कांस्टेंट रहता है। चाहे आप पाइप का एरिया चेंज करते हैं, चाहे आप उसका एरिया चेंज नहीं करते, जो फ्लो रेट है वो तो कांस्टेंट रहेगा। अब इसे मैथ फ्लो रेट का नाम हमने कैसे दिया था, तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे कि रो जो है ये डेंसिटी है। डेंसिटी के यूनिट्स हैं हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और एरिया के यूनिट्स हैं हमारे पास मीटर स्क्वायर, और स्पीड के यूनिट्स हैं हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो इनको अगर हम सॉल्व करें तो मीटर स्क्वायर एंड मीटर, ये मीटर क्यूब बन जाएंगे, मीटर क्यूब इस पर मीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा किलोग्राम पर सेकंड। तो किलोग्राम पर सेकंड हमें बता रहा है मैथ फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, जिसे हमने नाम दे दिया है मैथ फ्लो रेट। और मैथ फ्लो रेट इस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में कांस्टेंट रहता है। इसे हम एक और तरह से भी लिख सकते थे, हम इसे लिख सकते थे कि इस केस में जो मैथ फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है, जिसे हम मैथ फ्लो रेट कह रहे हैं, डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी, दैट इज कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की एक पहली फॉर्म है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि इसके लिए जो मैथ फ्लो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा। और इसमें अब याद रखिएगा कि चाहे ρ1 a1 v1 इक्वल टू ρ2 a2 v2 लिखा हो, ये भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, या रो ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा हो, ये भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। अब इसमें अगर हम देखें कि रो ए वी को हम नाम क्या दे सकते हैं, तो हमने उसे नाम दे दिया है मैथ फ्लो रेट का। और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें इसमें ये बता रही है कि मैथ फ्लो रेट जो है वो एक पाइप के लिए कांस्टेंट रहता है। तो आइए हम इसकी दूसरी फॉर्म की तरफ चलते हैं, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। आइए देखते हैं, ये मैंने लिखा इसके लिए दी अदर फॉर्म। हम चूंकि स्टार्ट में हमने स्टूडेंट्स कंसिडर किया था
कि जो ये फ्लूइड है ये एक आइडियल फ्लूइड है, और आइडियल फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। तो जब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है तो ये देखिए मैंने लिखा एज द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। जो लोअर एंड पे है वही अपर एंड पे है, तो हमने दोनों को ही रो से रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये रो 1 इज इक्वल टू रो 2 इज इक्वल टू रो मैंने लिख दिया, और इस फॉर्म को रो 1 रो 2 के इक्वल है और रो के इक्वल है, इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 5 में, जो कि थी हमारे पास रो 1 a1 v1 इज इक्वल टू रो 2 a2 v2। उसमें हम इसको जब पुट करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। ये देखिए इक्वेशन थी हमारे पास ऐसे, रो 1 a1 v1 इज इक्वल टू रो 2 a2 v2। हमने क्या किया, रो 1 की जगह पे भी रो लिख लिया और रो 2 की जगह पे भी रो लिख लिया। तो हमारे पास क्या बचा, रो a1 v1 इज इक्वल टू रो a2 v2। रो के साथ हम कैंसिल आउट कर देंगे, जब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, जिसे हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। इसे भी हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। और इसी फॉर्म को, चूंकि इनके इंडिसेस सेम है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये जो ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है इसे भी हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहेंगे, लेकिन इसे हम किसका नाम देंगे, ज़रा देखिएगा। यहाँ पर एरिया के यूनिट स्टूडेंट्स क्या है, मीटर स्क्वायर, और स्पीड के यूनिट्स हैं मीटर पर सेकंड। तो मीटर स्क्वायर और मीटर, ये मीटर क्यूब बन जाएंगे पर सेकंड। तो मीटर क्यूब किसके यूनिट्स हैं, वॉल्यूम के, और सेकंड किसके यूनिट है, टाइम के। तो हमने इसे लिख लिया डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। वो इस इक्वेशन के मुताबिक अगर देखें तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी क्या रह रहे हैं, कांस्टेंट। अब डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी इसे हम अब वॉल्यूम फ्लो रेट कहेंगे। तो ए वी जो है ये वॉल्यूम फ्लो रेट है, जो कि इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी हमें बता रही है कि ये कांस्टेंट रहता है। तो ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट इज एन अदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे इसे लिखा है ये वॉल्यूम फ्लो रेट है, और वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है। अब वॉल्यूम फ्लो रेट के जो यूनिट्स हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ डैम में जी इतने क्यूसेक पानी है, फ़लाँ डैम में इतने क्यूसेक पानी है, या कहीं पर फ्लड आ जाता है, सैलाब आ जाता है, तो उसके लिए भी बताया जाता है जी कि दरिया में जो तुगयानी है वो इतने क्यूसेक है। तो क्यूसेक असल में इसी यूनिट को कहते हैं जिसे हमने क्यूबिक मीटर पर सेकेंड लिखा है। तो क्यूबिक मीटर पर सेकेंड को यहाँ पर अगर मैं लिखूँ क्यूबिक मीटर पर सेकंड, तो इसमें से क्यूबिक का CU लिया गया है और सेकंड का SCC लिया गया है, सो इसे हम नाम दे देते हैं क्यूसेक का। तो ये यूनिट्स आपने स्टूडेंट्स याद रखने हैं कि ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट है हमारे पास, ये जो क्यूसेक है ये वॉल्यूम फ्लो रेट के यूनिट्स हैं, और ये हमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से मिलते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं इस इक्वेशन के मुताबिक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन करने। स्टार्ट में हम इसे डिफाइन कर सकते थे, लेकिन मैंने इसे बेहतर ये समझा कि पहले हम इसे डिराइव कर लें, डिराइव करने के बाद हम इसे डिफाइन करेंगे, तो हमें इसकी डेफिनेशन की भी पहले से अच्छी समझ आएगी। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पर ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, यानी ए को हमने कह दिया है द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, और वी को हमने कहा है, वी क्या है, स्पीड है ना, किसकी, फ्लूइड की, द स्पीड ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की हमारे पास स्टेटमेंट आ गई, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू इट रिमेन्स कांस्टेंट। या इसे हम ये भी कह सकते थे, क्योंकि हमने इसे नाम दे दिया है वॉल्यूम फ्लो रेट का, तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं द फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट है किसी एक फ्लूइड का वो भी कांस्टेंट रहता है। अब ज़रा देखिएगा कि हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, फिर इस फार्मूला को हम मज़ीद भी रिजॉल्व करेंगे। तो ज़रा एक क्वेश्चन को देखिएगा आप, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, इफ़ रेडियस ऑफ द पाइप इज हाफ्ड देन स्पीड ऑफ द वाटर विल बी। तो वाटर की स्पीड फिर क्या होगी, एक पाइप है जिसमें से पानी फ्लो कर रहा है, हम उसके रेडियस को आधा कर देते हैं, रेडियस को अगर आधा कर देंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। स्पीड के लिए ऑप्शंस आप देख लें, ये डायग्राम में पहले देख लें कि रेडियस पहले ये था
अब हमने रेडियस पहले से आधा कर दिया है। तो बताइए उसकी फ्लूइड की स्पीड पहले से क्या हो जाएगी। एक मैंने लिखा है हाफ्ड, दूसरा मैंने लिखा है डबल्ड, तीसरा मैंने लिखा है क्वाड्रुपल्ड और चौथा मैंने लिखा है 1/4। तो इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पे रेडियस की बजाय स्टूडेंट्स अगर एरिया लिख दूँ तो एरिया के लिखने से क्या होगा। तो ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देखा है कि जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो हमें ये बता रही है कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर मैं स्पीड की वैल्यू लूँ तो वो आ जाएगी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर कांस्टेंट को यहाँ से हटा देंगे तो हमें ये एक रिलेशन मिल जाएगा कि जो v है ये डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के, कि अगर एरिया को आधा कर देंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी डबल, और अगर हम एरिया को डबल कर देंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो अगर इस क्वेश्चन पे वापस आए जहां पे हमने बात की थी कि इफ एरिया ऑफ द पाइप इज हाफ, अगर एरिया को कम कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो एरिया के आधा होने से स्पीड क्या हो जाएगी, हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया, स्पीड हो जाएगी डबल। तो इसके लिए जो आंसर होगा ना वो होगा हमारे पास डबल्ड। अगर एरिया की बात कर रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा कि अभी हम एरिया की बात करें, एरिया को हाफ कर देंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी डबल, और अगर हम एरिया को डबल कर देंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी हाफ। तो फिलहाल तो हम बात करें हाफ करने की एरिया को, एरिया हाफ हुआ तो स्पीड क्या हो गई डबल। अब बात कर लेते हैं रेडियस की। अब मुझे बताइएगा यहाँ पे कि जो एरिया है किसी एक पाइप का उसे आप यूं लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए पाई तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि अगर आप रेडियस को आधा कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आधा कर दिया तो इसका स्क्वायर लें, ये आ जाएगा हमारे पास 1/4, 1/4 4 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स। इसका मतलब है कि अगर हम रेडियस को आधा करेंगे ना तो स्पीड अब डबल नहीं होगी, स्पीड डबल हो रही थी जब एरिया को आधा कर रहे थे, अब हमने रेडियस को आधा किया है तो रेडियस को आधा करने से स्पीड हो रही है 4 टाइम्स। तो जब स्पीड 4 टाइम्स हो रही है तो हम इसके लिए जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे क्वाड्रुपल्ड। क्वाड्रुपल्ड लिखा हो या 4 टाइम्स लिखा हो हम इसे यहाँ पे टिक कर सकेंगे। तो ये याद रखिएगा। अब एक और चीज़ देख लें कि अगर यहाँ पे एरिया और रेडियस की बजाय डायमीटर लिखा होता तो फिर क्या होता। यहाँ पे मैं डायमीटर लिख देता हूँ कि अगर डायमीटर को आधा कर दिया जाए फिर क्या होगा। तो डायमीटर स्टूडेंट्स उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो डायमीटर है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे मैं थोड़ी देर के लिए रेज कर देता हूँ। तो ज़रा देखिएगा इसमें कि जो हमारे पास ये स्पीड है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी एरिया के, और एरिया के लिए अगर मैं डायमीटर की फॉर्म में फॉर्मूला लिखूं तो ये होगा जैसे पाई आर स्क्वायर पहले लिख लें, तो अगर मैं आर की जगह पे डायमीटर की वैल्यू पुट कर दूं तो देखिएगा ये फॉर्म कुछ यूं बन जाएगी, पाई को रहने दें चले, तो ये हमने लिख लिया आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं d/2 स्क्वायर, और इसे भी अगर फर्दर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाएगा d²/4। 4 ऊपर चला गया, वो कांस्टेंट भी है उसे हम वैसे ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये बन गया v इनवर्स इक्वल टू d²। ये भी वही फॉर्म बन गई जो रेडियस के लिए बनी थी। तो इसका मतलब है कि अगर डायमीटर को भी आधा करेंगे ना तो स्पीड फिर भी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जब एरिया को हाफ किया जाए तो एरिया को हाफ करने से स्पीड डबल हो जाएगी, और अगर रेडियस को आधा किया जाए तो फिर स्पीड 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। और अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा कि इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपके समझने की है वो ये है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि जो स्पीड ऑफ, यहाँ पे हमने बात की है कि v इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर हम एरिया को चेंज कर रहे हैं तो स्पीड चेंज हो रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम स्पीड को चेंज कर दें और एरिया चेंज हो जाए। बिल्कुल पॉसिबल है। दोनों को हम देख लेते हैं।
देखिएगा, जब हम बात करते हैं आप, ये आपकी एक्सरसाइज में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है कि अगर आप पाइप को आगे से थोड़ा प्रेस कर देते हैं, पानी को जब आप पाइप को प्रेस करेंगे ना, उससे पानी की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, पानी की स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी और वो पहले से कुछ ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो ये पाइप को दबाने से हमने क्या किया, पाइप को दबाने से एक्चुअली हमने उसका एरिया कम किया है। तो एरिया कम होगा स्टूडेंट्स, तो स्पीड तो क्या हो जाएगी, ज़्यादा। स्पीड ज़्यादा होने का मतलब है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अब इसके इन्वर्स की बात करते हैं हम कि सपोज आप वाटर टैप खोलते हैं, टूटी जो है उसे अगर हम खोलते हैं, उसमें से पानी जब निकलता है ना, तो उसका फ्लो चैनल पहले ज़्यादा होता है, यानी पानी जो उसमें से निकल रहा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाता है ना, उसकी शेप कुछ यूँ होती जाती है, वो नैरोअर होती जाती है, नैरोअर होती जाएगी, यानी उससे उसके फ़्लो करने की कुछ जो उसका पैसेज है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, फ्लो चैनल उसका ऐसे नैरोअर होता जाता है, वी शेप बन जाती है उसकी। वो क्यों, ज़रा देखिए, हम ये जानते हैं कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए वाटर जब टैब में से निकलेगा तो उसकी स्पीड नीचे जाते जाते इंक्रीज़ होगी, तो स्पीड इंक्रीज़ होगी, तो स्पीड के इंक्रीज़ होने से ज़रा देखिएगा, स्पीड इंक्रीज़ होगी तो एरिया क्या होता जाएगा, कम। तो ज़रा देखिए कि वाटर जब टैब में से निकला उसकी स्पीड कम थी तो एरिया उसका ज़्यादा था, जैसे जैसे वो नीचे जाता गया उसकी स्पीड ज़्यादा होती गई, स्पीड जब उसकी ज़्यादा होती जाएगी तो एरिया क्या होता जाएगा, उसका कम होता जाएगा। तो ये याद रखिएगा आप कि जब भी एरिया को हम चेंज कर लेंगे तो उसकी वजह से स्पीड इफेक्ट होगी, और अगर हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड चेंज होती है तो उसकी वजह से एरिया भी चेंज होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा समझ आया होगा। इसमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की सदाकत का एक सबूत है। अब एक चीज़ आपने और भी याद रखनी है कि ये जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमने पढ़ी है, फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है, चैप्टर 6 में हम इसे पढ़ रहे थे, इसको हम सेकेंड ईयर में जाके जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें भी हम इसको थोड़ा सा इसका हवाला देंगे, और ये टॉपिक अपने पास उसका नाम लिख लीजिएगा, किरचॉफ रूल्स हम उसमें पढ़ेंगे। किरचॉफ रूल्स में हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को भी थोड़ा सा रिलेट करके उसे एक्सप्लेन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।